गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कक्षा नंबर 7 की प्रगतिशील विज्ञान, हमारा यूनिट नंबर 1 चल रहा था। तो हम लोग यूनिट नंबर 1 में हमारा हृदय में हार्ट पर पहुंचे थे। शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, उनमें से एक अंग हृदय है। रक्त द्वारा पदार्थ का परिवहन करने का कार्य हृदय का होता है। यह पंप के समान कार्य करता है। यह हर समय धड़कता रहता है। हृदय मानव शरीर का वह महत्वपूर्ण अंग है जिस पर मानव शरीर पूर्ण रूप से आश्रित है। हृदय वक्ष गृह में स्थित होता है। उसका निचला सिर थोड़ा बाईं ओर झुका रहता है। हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन परस्पर मिलते हैं। मानव का हृदय 4 भाग में विभक्त होता है। हृदय में ऊपरी 2 कक्ष को अलिंद कहलाते हैं और निचले भाग के 2 कक्ष को निलय कहलाते हैं। कक्ष के बीच में दीवार होती है जो रक्त कार्बन डाइऑक्साइड और को आपस में मिलने से रोकने का कार्य करती है। जो रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड से आपस में मिलने का कार्य करती है। मीन्स हमारा हृदय, जो हमारा हृदय है वो हमारा मानव शरीर का एक मुख्य भाग है। मानो कि आप लोगों का हृदय वो क्या काम करता है कि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वो क्या होते हैं, परस्पर मिलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन परस्पर क्या मिलते हैं। और उसका हमारा जो हृदय है उसका काम क्या है, पदार्थ का परिवहन करने का हृदय का काम होता है। मानो कि पदार्थ में कौन सा पदार्थ, रक्त द्वारा पदार्थों का परिवहन। किसके द्वारा, रक्त द्वारा पदार्थों का परिवहन। और यह पंप के समान होता है। पंप के समान मीन्स पंप की तरह वो क्या करता है, धड़कते रहता है। हृदय हमारा को टोटल कितने भाग में विभाजित है, 4 भाग में। 2 कक्ष, जो ऊपर वाले कक्ष है उसको हम लोग अलिंद कहलाते हैं और निचले वाले 2 कक्ष को हम क्या कहते हैं, निलय कहलाते हैं। हृदय जो हमारा रुधिर है, रक्त है, उसमें रक्त है, कक्षों के बीच में क्या होती है, एक दीवार होती है जो रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में मिलने से रोकने का कार्य करती है। हृदय के कक्षों के बीच में क्या होती है, दीवार होती है जो रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में मिलने से रोकने का कार्य करती है। हृदय स्पंज मीन्स हार्टबीट हृदय के कक्ष की भांति पेशियों से बनी होती है। यह पेशियां क्रम से संकुचन और विश्रांति करती है। ये दोनों मिलकर हृदय स्पंज कहलाती है। जब यह अस्वस्थ होते और चिकित्सक के पास जाते हैं तो यह हमारे स्पंद नापते हैं कि स्टेटोस्कोप यंत्र का प्रयोग करते हैं। स्टेटोस्कोप यंत्र का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। मीन्स हमारा जो हार्ट बीट है, हृदय के कक्ष की भांति जो पेशियां है वो पेशियों में संकुचन और विश्रांति मीन्स पहले संकुचन हो गया, बाद में विश्रांति हो गई। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हृदय स्पंद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हृदय स्पंद बनाते हैं। जब हमारी तबीयत अच्छी ना हो, मीन्स हम अस्वस्थ हो, तब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर सबसे पहले हमारे क्या मापते हैं, हार्ट बीट मापते हैं, मीन्स हृदय स्पंद नापते हैं। और स्टेटोस्कोप यंत्र का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये वाला स्टेटोस्कोप का यंत्र है, आप लोग देख लेना कि स्टेटोस्कोप का यंत्र का आविष्कार 1816 ईस्वी सन में फ्रांस के RTH लेमिन नामक डॉक्टर ने किया था। हृदय के विभिन्न कक्षों में लयबद्ध गति रक्त के परिचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। रक्त परिचरण की खोज एक अंग्रेज वैज्ञानिक विलियम हाये 1578 से 1657 में की थी। चलो कि हाइड्रा तथा स्पंज जंतुओं में कोई परिचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके भोजन और ऑक्सीजन तथा अपनिष्ट पदार्थों को ले जाते हैं। अपनिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, ले जाते हैं। उनमें परिचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती। उसमें परिचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती।
हाइड्रा तथा स्पंज जंतुओं में कोई परिचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वो रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके भोजन और ऑक्सीजन तथा उपनिष्ट पदार्थों को ले जाता है। उनमें परिचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती। चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जंतुओं में उत्सर्जन। तो जंतु प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन को प्राप्त करने के लिए जंतुओं के शरीर में ऊर्जा प्रदान होती है। शरीर में अपनिष्ट पदार्थों के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा उच्छ्वास के प्रक्रम के समय शरीर से बाहर निकल जाती है। उपनिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है। इस प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। उत्सर्जन क्रिया सभी जंतुओं में होती है। जंतुओं में उत्सर्जन। जंतु प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते हैं। जंतु प्रतिदिन क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन को प्राप्त करने के लिए जंतुओं के शरीर में ऊर्जा प्रदान होती है। शरीर में अपनिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा उच्छ्वास के प्रक्रम के दरमियान शरीर से वो क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। अपनिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की आवश्यकता है। इस प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर क्या बनाते हैं? उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। उत्सर्जन क्रिया सभी जंतुओं में होती है। उत्सर्जन क्रिया क्या होती है? सभी जंतुओं में होती है। मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव भोजन ग्रहण करता है तथा पानी पीता है। मानव भोजन ग्रहण करता है तथा पानी पीता है। उससे मानव के शरीर में रक्त बनता है। इस रक्त में कुछ अपनिष्ट पदार्थ भी होते हैं। रक्त में अपस्थित अपनिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। यह अपनिष्ट शरीर के अंदर रहने पर सड़ने लगता है। इस सड़न से छोटे छोटे कीड़े भी हो जाते हैं। जैसे मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है, इसके लिए रक्त को छानने की आवश्यकता होती है, जिससे कोई गंदगी शरीर के अंगों को खराब न कर सके। रक्त में अपस्थित रक्त कोशिकाओं में जल में उपस्थित गंदगी को शांति है। जल में धुले हुए अपनिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक हो जाते हैं। मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में जाता है। मूत्राशय से एक पेशी नली जुड़ी होती है जो मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग का दूसरा भाग खुला रहता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को 24 घंटे में कम से कम 1 लीटर से 1.8 लीटर मूत्र का त्यागना चाहिए। मूत्र को रोकना भी नहीं चाहिए। मूत्र को रोकने से बीमारियां फैल जाती है। मूत्र को रोकने से बीमारियां फैल जाती है। ओके, तो पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि मानव का उत्सर्जन तंत्र कि मानव जो भोजन ग्रहण करता है या तो पानी पीता है, उसमें से मानव के शरीर में क्या बनता है? रक्त बनता है। रक्त के साथ कुछ अपनिष्ट पदार्थ भी होते हैं। जो रक्त के साथ जो भी अपनिष्ट पदार्थ है उसे हमें शरीर से क्या निकालने होते हैं? बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। जो हम उसे शरीर से बाहर नहीं निकाले तो क्या होता है कि वो सड़ने लगते हैं। सड़ने लगने से वो छोटे छोटे वहाँ पर क्या उत्पन्न होते हैं? कीड़े उत्पन्न होते हैं। और कीड़े उत्पन्न होने के बावजूद हमारे शरीर में क्या होती है? अस्वस्थता आती है। जब हम अस्वस्थ होते हैं, इसके लिए इस रक्त को छानने की आवश्यकता होती है कि शरीर में कोई भी हमारा अंग क्या ना हो? खराब ना हो। तो रुक्त गुंदे में उपस्थित रक्त कोशिकाओं जल में उपस्थित गंदगियों को छानती है। जल में घुले हुए अपनिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप से पथक में हो जाते हैं। मूत्र वाहिनी में से मूत्र कहाँ पर जाता है? मूत्राशय में जाता है। मूत्र वाहिनी से मूत्र कहाँ पर जाता है? मूत्राशय में जाता है। मूत्राशय से एक पेशी नली जुड़ी होती है जिसे हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्राशय से एक पेशी नली जुड़ी होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग का दूसरा भाग क्या होता है? खुला रहता है। मूत्र मार्ग का दूसरा भाग
खुला रहता है, जिसे हम लोग मूत्र रंध्र कहते हैं, जिसे हम लोग मूत्र रंध्र कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को 24 घंटे से कम 1 लीटर से 1.8 लीटर मूत्र का त्यागना चाहिए। 24 घंटे में कम से कम 1 लीटर से 1.8 लीटर मूत्र का त्यागना चाहिए। मूत्र को रोकना भी नहीं चाहिए। मूत्र को रोकने से बीमारियां फैल जाती है। मूत्र को रोकने से क्या फैल जाती है? बीमारियां फैल जाती है। मूत्र को रोकने से बीमारियां फैल जाती है। एक व्यस्त मानव के मूत्र में जल की मात्रा 95%, यूरिया 2.5% और अन्य अपनी पदार्थ 2.5% होता है। हमारे शरीर की ऊपरी आवरण त्वचा है, जो अंदरूनी अंगों की रक्षा करते हैं। त्वचा गर्मी, सर्दी तथा पीड़ा की जानकारी देती है। यह हमारे शरीर का तापक्रम को भी नियंत्रित करती है। मानव शरीर की त्वचा का कुल भार लगभग 3 किग्रा होता है। पसीना गर्मी के कारण आता है। पसीना गर्मी के कारण आता है। पसीने से शरीर के अंदर के रोगाणु बाहर निकल जाते हैं। पसीना आने से हमारे शरीर की संवेदन गतियाँ स्वस्थ हो जाती है। गर्मी के दिनों में पसीने के कारण सफ़ेद धब्बे कपड़ों पर दिखाई देते हैं। धब्बों के आने का कारण पसीना में लवण की मात्रा है। धब्बों में आने का कारण पसीना में लवण की क्या है? मात्रा है। हमारे शरीर का ऊपरी आवरण त्वचा है। हमारे शरीर का ऊपरी आवरण क्या है? त्वचा है, जो अंदरूनी अंग की रक्षा करता है। जो अंदरूनी अंग की क्या करता है? रक्षा करता है। त्वचा गर्मी, सर्दी तथा पीड़ा की जानकारी देते हैं। यह हमारे शरीर क्रम तापमान को भी नियंत्रित करता है। मानव शरीर की त्वचा का कुल भाग लगभग 3 किग्रा होता है। पसीना गर्मी के कारण पसीना किसके कारण आता है? गर्मी के कारण आता है। पसीने में क्या होते हैं? रोगाणु जो होते हैं वो हमारे शरीर में से बाहर निकल जाते हैं। पसीने से जो हमारे शरीर के रोगाणु शरीर में से कहाँ निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। गर्मी के दिनों पर कपड़ों में पसीने के कारण क्या हो जाते हैं? धब्बे हो जाते हैं। तो धब्बे किसके कारण होते हैं? जो हमारे पसीने में जो लवण होता है उसके कारण होते हैं। पादपों में पदार्थ का परिवहन। बच्चों, आपने पौधे के विषय में जानकारी प्राप्त की। आपने पढ़ा है कि जड़ों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषक का अवशोषण होता है। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधे के लिए भोजन बनाती है। ऊर्जा का प्रयोग कोशिका जीवन की क्रियाविधियों को संपादित करने में करती है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं पोषक तत्व पत्तियां तक पहुंच जाते हैं। इस क्रिया को पादप में पदार्थ का परिवहन कहा जाता है। इस क्रिया को पादप में पदार्थ का क्या किया जाता है? परिवहन कहा जाता है। जल और खनिजों का परिवहन। पदार्थ जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। पदार्थ के मूलों में मूल रोम होते हैं। मूल रोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थ से जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल की सतह तथा क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। पदार्थों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाए जैसी वाहिका होती है। वाहिकाओं के विशेष प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होती है। यह एक उत्तक बनाती है जो किसी जीवन में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन और उत्तक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। कि मानो पादप की जड़ों द्वारा जल और खनिजों का क्या होता है? अवशोषित करते हैं। पादप की जड़ों जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। पादप के मूल में मूल रोम होते हैं। पादप के मूल में क्या होते हैं? मूल रोम होते हैं। मूल रोम जल में घुले हुए खनिजों पोषक तत्वों को जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल की सतह तथा क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। पादप में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिका होती है। मीन्स पादपों में मृदा जैसे जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी क्या होती है? कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका होती है। वाहक क्रियाओं में विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये एक उत्तक बनाती है जो
किसी भी जीवन के किसी भी कार्य को विशेष संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों में परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन और उत्तरक होता है उसे हम लोग जाइलम कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। जाइलम नलिया का सतह जाल बनता है। जाइलम नलियाओं का सतह क्या बनता है? जाल बनता है, जो मूल के तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों को जोड़ने का कार्य करता है। जो मूल के तने और शाखाओं की जो पत्तियां होती है ना, उसके माध्यम को जोड़ने का कार्य करता है। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाता है। भोजन के पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन उत्तक द्वारा किया जाता है। यह कार्य एक संवहन उत्तक द्वारा किया जाता है, जिसे हम लोग फ्लोएम कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थ का परिवहन करते हैं। जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थ का क्या करते हैं? परिवहन करते हैं। चलो, इसमें तो कुछ विधि है, वो आपको इधर आके करनी है, स्कूल में आकर ही, वो मैं आपको स्कूल में आके सिखा दूंगा। चलो, बाष्पोत्सर्जन। पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व और जल को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादपों द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। अवशोषित किया गया सारा जल पादपों द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। पत्तियों की सतह पर अपसित रंध्रों से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल बाष्पित हो जाता है। पत्तियों में जल के बाष्पन के अभिकर्षण विकसित होता है। पत्तियों में जल के बाष्पन से अभिकर्षण विकसित होता है। इस क्रिया को बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को हम लोग बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। मानो कि पादप की मृदा से खनिज पोषक तत्व, पादप की मृदा से खनिज पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादपों द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। पत्तियों की सतह पर अपनिष्ट रंध्रों से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल बाष्पित हो जाता है। पत्तियों में जल को बाष्पन से अभिकर्षण विकसित होता है। इस क्रिया को बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। यहाँ पर कक्षा नंबर 7 का यूनिट नंबर 1 यहाँ पर क्या हो रहा है? फिनिश हो रहा है। आप लोगों को घर से कक्षा नंबर 7 की जो यूनिट नंबर 1 का जो अभ्यास है वो पूरा का पूरा कॉपी में लिखना है आंसर के साथ। उसमें कुछ भी आपको समझ में ना आए तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। वो अपन अभ्यास अपने आप लिखना है, क्योंकि हम लोग अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आप कुछ अपने आप मेहनत करोगे तो आपको कुछ अपने आप ही सीख पाओगे। इसके वजह से मैं अभ्यास आपको करवाऊंगा नहीं, अभ्यास आपको अपने आप करना है। हाँ, कुछ भी आपको ज़रूरत पड़े, मीन्स आपको कुछ समझ में ना आए तो उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। जितना अपने आप करोगे उतना अपने आप ही आपको आ जाएगा, उतना अपने आप ही आपको क्या हो जाएगा? आ जाएगा। चलो, इधर हमारा लेक्चर हम लोग क्या करते हैं? फिनिश करते हैं।